Hello everyone, welcome back to my channel Gramnet Education. Hope you all are good and doing great in your life. So आज का हमारा टॉपिक है What is literature and also 8 very important phases of British English literature और British English period जिनके थ्रू हमें ये पता चलता है कि किस टाइम स्पैन में कौन सा पीरियड या कौन सी एज चल रही थी एंड ऑल्सो उस टाइम पर कौन से राइटर्स बहुत ज़्यादा फेमस थे. बिकॉज एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं कि ओके बताइए 450 से 1066 तक कौन सा पीरियड चल रहा था, उस पीरियड का नाम क्या था. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ लिटरेचर. नाउ दिस वर्ड केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिटरेचर विच मीन्स राइटिंग. लिटरेचर हैज़ बीन कॉमनली यूज्ड सिंस द 18th सेंचुरी. इस वर्ड को कॉमनली 18th सेंचुरी से यूज़ किया जा रहा है. उससे पहले भी यूज़ किया जाता था बट इतना कॉमन नहीं था. 18th सेंचुरी से ये वर्ड बहुत कॉमन हो गया. ऑल्सो उस टाइम पर बैलेज लेटर्स भी बहुत कॉमन थे जो बेसिकली फ्रांस के थे. नाउ दे डेजिग्नेट टू फिक्शनल नॉन फिक्शनल राइटिंग्स. नाउ फिक्शनल राइटिंग्स लाइक पोइट्री, प्रोज, ड्रामास, तो इन सबको वो इंक्लूड कर लेते हैं. बट इफ वी सी इट in an extended form, it also designate to any other writing like philosophy, history or even any scientific works जो जनरल ऑडियंस को कनेक्ट करते हैं या उनको एड्रेस करते हैं. दे आर डिफरेंट इन फॉर्म्स, चाहे वो लिखने का तरीका हो या मीटर हो, राइम हो, डिफरेंस है दोनों कैटेगरीज में. बट अगर ओवरऑल लिटरेचर की बात की जाती है तो उसमें हर तरीके के वर्क्स को हम इंक्लूड करते हैं. आगे बढ़ते हैं विद आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंट फेजेस ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर. और हमारा फर्स्ट फेज़ है जो 450 से शुरू होता है एंड 1066 तक जाता है. इस पीरियड का नाम है ओल्ड इंग्लिश पीरियड और एंग्लो सेक्सन पीरियड. इन्हें हम दोनों नाम से जान सकते हैं, ओल्ड इंग्लिश पीरियड एंड एंग्लो सेक्सन पीरियड. ना इसमें कुछ मेजर इवेंट्स ऐसे हुए हैं जो हमें पता होने ही चाहिए. बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट हमें पता होने ही चाहिए. सबसे पहले तो रोमन कॉन्क्वेस्ट ही है. मैंने आपको अपनी प्रीवियस लिटरेचर के वीडियो में भी बताया था किस तरह से रोमन कॉन्क्वेस्ट हुआ एंड देन स्टोरी आगे बढ़ी थी. आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं. तो रोमन कॉन्क्वेस्ट था जो एक बहुत मेजर इवेंट था. एंड देन एंग्लो सेक्सन इन्वेजन हुआ जब स्कॉट्स ने एंड पिक्स ने अटैक किया था इंग्लैंड पर. फिर ब्रिटिशर्स ने एंगल्स और सेक्शंस को बुलाया था अपनी मदद के लिए, फिर वो वहीं रह गए थे. एंड देन वाइकिंग्स का इन्वेजन हुआ था. ना वाइकिंग्स बहुत सारी कम्युनिटीज़ को मिलाकर बोला जाता है. इसमें सी रोवर्स भी थे और कुछ अलग अलग जगह से आए हुए लोग भी थे. एंड देन एक बहुत बड़ा मेजर इवेंट हुआ नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो कि 1066 में हुआ और इसी के साथ ही ये पीरियड ख़त्म हो जाता है. एंड अब बढ़ते हैं आगे. हमारा सेकंड पीरियड जो था वो था 1066 से शुरू होता है एंड 1500 तक जाता है. अभी हमने लास्ट देखा 1066 में हुआ था नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट और उसी की वजह से इस पीरियड का नाम एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी पड़ा और इसे हम मिडिल इंग्लिश पीरियड भी बुलाते हैं. प्रीवियस फेज़ को हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहते हैं, इस फेज़ को हम मिडिल इंग्लिश पीरियड या फिर एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी बोलते हैं क्योंकि इस टाइम पर नॉर्मन्स ने अटैक कर दिया था. फ्रांस के जो लोग थे उन्होंने अटैक कर दिया था. ना इसमें जो मेजर इवेंट्स हुए वो ये थे लाइक फर्स्ट नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ जिसके साथ ये फेज़ स्टार्ट ही हुआ था. एंड देन ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी लाइक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये दोनों यूनिवर्सिटी जो है वो इसी टाइम स्पैन में इस्टेब्लिश हुई थी. एंड देन 100 years ऑफ वॉर, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी वॉर्स जो थी वो 100 सालों तक चलती ही रही थी. ऐसा नहीं कि कंटिन्यू दिन रात 100 सालों तक लड़ाई चल रही है, नहीं. कुछ टाइम स्पैन में 100 सालों तक लड़ाइयाँ रुकी ही नहीं थी, चल ही रही थी ब्रेक ले लेकर. एंड देन जॉन वाइक्लिफ ने बाइबल का ट्रांसलेशन किया जो एक बहुत ही मेजर इवेंट रहा इस पूरे टाइम स्पैन का. एंड देन ब्लैक डेथ जिसकी वजह से इंग्लैंड के बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी. ये रोडेंट्स की वजह से हुआ था, चूहों की वजह से हुआ था. देयर इज़ सम वायरस और बैक्टीरिया इन द रोडेंट्स, सो उसकी वजह से वहाँ के जो लोग थे उनकी जो स्किन थी वो ब्लैक होने लगी थी और उनकी डेथ होने लगी थी. बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल, आई गेस लैक्स ऑफ पीपल जो है उनकी डेथ हो गई थी. एंड देन सबसे बड़ा एक इन्वेंशन हुआ और वो था इन्वेंशन ऑफ मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस. और प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन के साथ ही प्रिंटिंग में रेवोल्यूशन आ गया. बहुत सारी बुक्स प्रिंट होने लगी और लोगों को भी ईजिली अवेलेबल होने लगी. एंड देन वॉर ऑफ रोजेज़, ये जो वॉर ऑफ रोजेज़ है ये डिनोट करता है सिविल वॉर को, जो इंग्लैंड के ही 2 हाउसेस के बीच लड़ाई चली थी काफ़ी टाइम तक.
तो ये पीरियड था मिडिल इंग्लिश पीरियड और एंग्लो नॉर्मन पीरियड। अब बात करते हैं हमारे थर्ड फेज की, जो लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो रहता है 1500 से 1660 तक। 1500 से 1660 तक ये पीरियड रहा। इसे हम बोलते हैं द रेनेसा पीरियड और द अर्ली मॉडर्न पीरियड। रेनेसा पीरियड एंड द अर्ली मॉडर्न पीरियड। रेनेसा पीरियड इसलिए बोलते हैं बिकॉज इस टाइम पे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो रिबर्थ हो रही थी, रिवाइवल हो रहा था बहुत सारी चीज़ों का। बिकॉज रेनेसा वर्ड का मतलब ही होता है रिबर्थ, रिवाइवल, रेवोल्यूशन। और क्योंकि ये सब हो रहा था तो एक मॉडर्निटी की तरफ एक कदम था, इसीलिए इसे अर्ली मॉडर्न पीरियड भी बोला जाता है, राइट। और इसे 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनके भी बहुत डिटेल्ड हम डिस्कशन करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में भी। तो अब इन्हें समझ लेते हैं। नाउ 1500 से 1558 तक चला रिफॉर्मेशन पीरियड। इस टाइम पीरियड में काफ़ी सारे रिफॉर्म्स स्टार्ट हो गए थे, ओके। एंड देन 1558 से 1603 तक रहा एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज इसलिए क्योंकि इस टाइम पर एलिजाबेथ को क्वीन बना दिया गया था, इसीलिए इस पीरियड का नाम रहा एलिजाबेथन एज। एंड देन 1603 से 1625 तक जैकोबियन पीरियड रहा। 1603 में किंग जेम्स वहाँ के जो थे वो बन गए थे राजा, मुनाक बन गए थे, एंड गद्दी उनके पास आ गई थी, इसीलिए इस पीरियड का नाम रहा था जैकोबियन पीरियड। और किंग जेम्स थे वहाँ के, लेकिन जैकोबियन नाम क्यों पड़ा इसके पीछे भी एक स्टोरी है, जो हम आगे फर्दर जो डिटेल वीडियो होगा उसमें हम जानेंगे। एंड देन फ्रॉम 1625 से 1660 तक रहा था प्यूरिटन, क्योंकि इस टाइम पर जो प्यूरिटन्स थे, जो प्योरिटी में बिलीव रखते थे, वो काफ़ी मेजॉरिटी में आ गए थे। बाकी 1625 तक जो ये लोग बहुत माइनॉरिटी में थे, बट 1625 से 1660 तक वो पीरियड था जब ये मेजॉरिटी में धीरे धीरे आने लगे थे, राइट। नाउ प्यूरिटन एज को भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ 1625 से 1649 तक रहा कैरोलाइन पीरियड, और इस टाइम पर वहाँ के राजा थे चार्ल्स, किंग चार्ल्स थे, और किंग चार्ल्स थे वहाँ के राजा। नाम हमने कैरोलाइन पीरियड दिया है, इसके पीछे भी सेम स्टोरी है लाइक जैकोबियन पीरियड, ओके। वो भी हम डिटेल वीडियो में जानेंगे आगे। नेक्स्ट वी हैव 1649 से 1660 तक कॉमनवेल्थ पीरियड। इस टाइम पर पहली बार इंग्लैंड में गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई थी। अभी तक तो सिर्फ मोनार्की चल रही थी, बट 1649 में पहली बार जो है गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई थी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, राइट। अब आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं हमारा फोर्थ फेज क्या था। तो फोर्थ फेज था हमारा द नियो क्लासिकल पीरियड, जो रहा फ्रॉम 1660 टू 1785, नियो क्लासिकल पीरियड। इसे भी हम 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम 1660 टू 1700 रेस्टोरेशन एज रही, और इसे हम एज ऑफ जॉन ड्राइडन भी बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम पर जॉन ड्राइडन बहुत फेमस थे, उनके वर्क्स बहुत फेमस थे। नाउ द रेस्टोरेशन एज इसीलिए बोलते हैं, इसके पीछे भी एक रीज़न है, इसका नाम रेस्टोरेशन एज क्यों है। अभी लास्ट मैंने आपको बताया ही कि 1649 में पहली बार वहाँ पे गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई थी, उससे पहले मोनार्की सिस्टम था, बट लोगों को वो पसंद नहीं आया, इंग्लैंड के लोगों को वो पसंद नहीं आया। एंड देन 1660 में उन्होंने डिमांड की कि हमें मोनार्की ही चाहिए, तो 1660 में दोबारा से किंग चार्ल्स II जो थे उनको गद्दी पर बैठाया गया, इसीलिए मोनार्की क्योंकि रेस्टोर हुई थी, इसीलिए इसका नाम है रेस्टोरेशन एज, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट वी हैव 1700 से 1745 तक द ऑगस्टन पीरियड और द एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप। इसे ऑगस्टन पीरियड भी बोलते हैं और इसे अलेक्जेंडर पोप का एज भी बोलते हैं, बिकॉज इस टाइम पर अलेक्जेंडर पोप जो राइटर थे वो काफ़ी फेमस थे, इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे वर्क्स लिखे इस टाइम पर। नेक्स्ट वी हैव 1745 से 1785 तक द एज ऑफ सेंसिबिलिटी और एज ऑफ जॉनसन। एज ऑफ जॉनसन बिकॉज सेम डॉक्टर सैमुअल जॉनसन काफ़ी फेमस थे, काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में, और इसे एज ऑफ सेंसिबिलिटी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि काफ़ी सेंसेस को लेकर काफ़ी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी, बहुत ज़्यादा राइटिंग्स जो थी उसी से सेंसेस से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें लिखी जा रही थी, टॉपिक उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट था उस टाइम पर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा 5th फेज जो है
ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है, लाइक इम्पॉर्टेंट तो सब ही हैं बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है बिकॉज इसमें हमारे वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट राइटर वर्ड्सवर्थ इसमें आते हैं। तो ये है द रोमांटिक पीरियड एंड ये स्टार्ट होता है 1785 से और एंड होता है 1837 में। इसकी कुछ जो मेजर इवेंट्स या कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस पीरियड के वो ऐसे हैं। ये रिवोल्ट था अगेंस्ट न्यू क्लासिकल पीरियड और उनकी राइटिंग्स। नाउ इससे जस्ट पहले मैंने आपको बताया न्यू क्लासिकल पीरियड चल रहा था एंड न्यू क्लासिकल पीरियड में जो राइटर्स थे वो बहुत पुराने जो इस टाइम पर बहुत पुराने जो राइटर्स थे लाइक होमर, वर्जिल, इनको इमिटेट किया जा रहा था। ओके तो इसी वजह से इसका नाम जो वो नियो क्लासिकल रखा गया था क्योंकि वो क्लासिकल राइटर्स को इमिटेट कर रहे थे। ओके तो स्टार्ट करते हैं हमारा सिक्स्थ फेज़ जो कि था द विक्टोरियन पीरियड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में और ये रहा फ्रॉम 1832 टू 1901। फ्रॉम 1832 टू 1901 रहा द विक्टोरियन पीरियड। इसे भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ओके उससे पहले ये जान लेते हैं इसका नाम विक्टोरियन पीरियड क्यों था। बिकॉज इस टाइम पर वहाँ की जो क्वीन थी वो क्वीन विक्टोरिया थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस पीरियड का नाम द विक्टोरियन पीरियड रखा गया है। ना दो इंपॉर्टेंट फेजेस जो इस टाइम पीरियड के हैं वो हैं द प्री रेफेलाइट्स एंड एस्थेटिसिज्म एंड डिकेडेंस। नाउ जो द प्री रेफेलाइट्स पीरियड जो था वो था फ्रॉम 1848 टू 1860। ओके अब आप सोच सकते हैं कि 1832 से तो विक्टोरियन पीरियड स्टार्ट हो गया था बट द प्री रेफेलाइट पीरियड तो 1848 से शुरू हुआ था, राइट। विच मीन्स 1832 से 1848 तक कुछ ऐसा मेजर नहीं हुआ था जिसे हमें समझने की ज़रूरत है या हमें जानने की ज़रूरत है। सब कुछ नॉर्मल तरीके से चल रहा था बट इन 1848 में द प्री रेफेलाइट्स का एक ग्रुप बना। ये एक्चुअली एक राइटर्स का ग्रुप था जो पेंटिंग्स को देखकर राइटिंग्स अपने वर्क्स लिखते थे। इनका जो मेन जो फोकस था वो पेंटिंग्स पर, ड्राइंग पर रहता था एंड इस टाइम पीरियड में जो मेजर इंटरेस्ट था राइटर्स का वो वैसे भी ड्राइंग और पेंटिंग्स में ही था। एंड बात करें अगर एस्थेटिसिज्म की, ये 1880 से 1901 का पीरियड था जब एस्थेटिज्म मूवमेंट बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ एंड काफ़ी टाइम तक चला ये मूवमेंट। इसमें एक बहुत फेमस स्लोगन दिया गया एंड दैट इज़ आर्ट फॉर आर्ट सेक। मतलब कि जो आर्ट है वो सिर्फ आर्ट के लिए ही रहने दो, नॉट फॉर एनी पॉलिटिकल एजेंडा और नॉट फॉर एनी अदर थिंग। आर्ट इज़ ओनली फॉर आर्ट सेक। बट आज के टाइम पर हम बोलते हैं आर्ट फॉर लाइफ सेक, ठीक है। बट उस टाइम पर एस्थेटिसिज्म मूवमेंट का मेन कंसर्न था आर्ट फॉर आर्ट सेक, करेक्ट। एंड इसके कुछ जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैं आपको बता देती हूँ। 1832 से ये पीरियड स्टार्ट हुआ था एंड उसी टाइम पीरियड में ग्रेट रिफॉर्म एक्ट आया था जब इंग्लैंड में एक नया एक्ट आया था और उस टाइम पर कुछ चेंजेस किए गए थे। लाइक वोटिंग पावर दे दी गई थी मिडिल क्लास लोगों को, नॉट टू दी लोअर क्लास। मिडिल क्लास लोगों को वोटिंग पावर दे दी गई थी एंड कुछ और मेजर चेंजेस किए गए थे। एंड क्वीन विक्टोरिया जो थी उनको 18 ईयर्स की एज में ही क्वीन बना दिया गया था। वो काफ़ी जल्दी क्वीन बन गई थी और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ मेजर इंटरेस्ट था ड्राइंग में और पेंटिंग में। ओके अब बात करते हैं सेवन्थ फेज़ की जो है द मॉडर्न पीरियड। एंड मॉडर्न पीरियड जो है वो 1901 से 1945 तक जाता है। मॉडर्न पीरियड जो है वो 1901 से 1945 तक जाता है एंड इसको भी अलग अलग डिवीज़न में कैटेगराइज किया है। एंड 1901 से 1910 तक रहा था एडवर्डियन पीरियड, जिस टाइम पर किंग एडवर्ड थे वहाँ पे किंग एडवर्ड दी 7th, क्योंकि वहाँ पे सेम नाम जो है रखना बहुत ज़्यादा कॉमन था। जो किंग्स होते थे या क्वींस होती थी सेम नाम रख देते थे एंड देन किंग एडवर्ड द फर्स्ट, किंग एडवर्ड द थर्ड, इस तरीके से नाम रख दिया जाता था। तो ये किंग एडवर्ड 7th थे इस टाइम पीरियड में। इनसे पहले काफ़ी किंग और एडवर्ड रह चुके थे, किंग एडवर्ड 1, किंग एडवर्ड 2, किंग एडवर्ड 3, इस तरह से। एंड देन 1910 से 1934 तक द जॉर्जियन पीरियड रहा था और यहाँ पे भी किंग जॉर्ज थे, वो 5th जॉर्ज किंग थे। इनसे पहले भी और किंग जॉर्ज रह चुके थे सेम इसी नाम के। ये 5th
किंग जॉर्ज थे. ओके, एंड देन इन 1914 से 1939 तक हम सिंपली इसे मॉडर्न पीरियड कंसिडर करते हैं. और इसी टाइम पीरियड में वर्ल्ड वॉर 1 भी हुआ था. लाइक 1914 में शुरू हुआ था वर्ल्ड वॉर, 1917 और 1990 तक चला था. एंड देन इन 1939 से 1945 तक रहा था वर्ल्ड वॉर 2. ओके, तो ये दोनों ही वर्ल्ड वॉर जो थी वो मॉडर्न पीरियड के अंदर ही हम कंसिडर करते हैं. एंड द लास्ट फेज इज द पोस्ट वॉर पीरियड. ऑफकोर्स इससे जस्ट पहले हमने देखा 2 वर्ल्ड वॉर हो चुकी थी, इसीलिए इस पीरियड का नाम रखा गया है द पोस्ट वॉर पीरियड. द पोस्ट वॉर पीरियड, और ये रहा फ्रॉम 1945 टू 1970. नाउ इस टाइम पर क्या होना शुरू हुआ, डीकॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ, बिकॉज इंग्लैंड ने और काफ़ी और कंट्रीज़ ने कुछ कुछ जगह पे कॉलोनीज़ बनाई थी, तो उनका डीकॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ, कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट होने लगी, ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ, माइग्रेशन शुरू हुआ, और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुआ, बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ हुई टेक्नोलॉजी में. सो आपको ये 8 फेजेस अब समझ आए होंगे, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फेजेस. अगर हम देखें इन सब में बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी हैं. ये फ़ेज़ नहीं है, बट इसे हमें समझना ज़रूरी, क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है कि ओके ये कौन सा पीरियड है. तो 1970 से अभी तक भी जो चल रहा है उसे हम बोलते हैं द पोस्ट मॉडर्न पीरियड. लास्ट टू लास्ट हमारा था मॉडर्न पीरियड, और इसे हम नाम देते हैं द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, या फिर हम इसे कंटेम्प्रेरी पीरियड भी बोलते हैं. और आजकल के जो राइटर्स हैं हम उनको नाम देते हैं कंटेम्प्रेरी राइटर्स, बिकॉज इस पीरियड को हम कंसिडर करते हैं कंटेम्प्रेरी पीरियड, सो कंटेम्प्रेरी राइटर्स. ओके, सो with this I'll end this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, and don't forget to like and share this video. Also subscribe to this channel, and thank you so much.